नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन। मौलिक अधिकार पर जो प्रथम भाग का व्याख्यान था वो अनुच्छेद 15 तक पहुंच पाया था। अनुच्छेद 15 की व्याख्या में हम अनुच्छेद 15(3) तक पहुंचे थे। अनुच्छेद 15(3) यह व्यवस्था देता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 जो है विधि का समान संरक्षण और विधि के बस समक्ष समानता की बात करता है। तो कई विधियां ऐसी होती हैं जो किसी विशेष वर्ग को या किसी विशेष परिस्थितियों में विशेष संरक्षण दे सकती है। जैसे महिलाओं और बच्चों के मामले में आपको बताया कि बच्चों के शोषण संबंधित कानून है, घरेलू हिंसा महिलाओं के लिए कानून है, दहेज प्रताड़ना कानून है। इस प्रकार ऐसा हो सकता है कि इनको कुछ विशेष प्रोटेक्शन उसमें मिले। तो यह अनुच्छेद 14 का कोई से खंडन नहीं होता है, इसके लिए भी प्रावधान अनुच्छेद 15(3) में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) जो है वह समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने को अधिकार राज्य को अधिकार संपन्न करता है। तो अनुच्छेद 15 के जो समानता का अधिकार है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा आपको कि धर्म, जाति, मूल, वंश, ध, मू, जा, ली, ज, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसके सब क्लास में ये प्रावधान है कि विशेष वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रबंध कर सकता है। इसमें परीक्षार्थियों को ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो सब क्लास हैं उनको अच्छे से पढ़ें और उनको याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसका एब्रीविएशन बना लीजिए कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ये धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान अनुच्छेद 15 में ये 5 प्रकार के तथ्य बताए गए हैं जिनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की समानता, लोक जैसा लोक शब्द जुड़ गया यानी कि सरकार और शासन आ गया इसमें। लोक नियोजन मतलब शासन द्वारा जो भी नियोजन या रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं उसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होगा, उनमें नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 में इस बात की गारंटी देता है। तो लोक नियोजन अनुच्छेद 16(1) शुरू होता है कि लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समानता दी जाएगी, समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 16(2) में फिर कुछ आधार बताए जाते हैं कि जिनमें के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको पुनः आपको याद करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये छोटे छोटे मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पर सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 15 में जो आधार थे 5 थे, यहाँ पे कुछ आधार और बढ़ जाएंगे। अनुच्छेद 15 में क्या आधार थे? ध, मू, जा, ली, ज, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब यहाँ पर उद्भव और निवास 2 और तथ्य जुड़ जाएंगे जिनके आधार पर भेदभाव लोक नियोजन में नहीं हो सकता। धर्म, मूल, जाति, लिंग, उसके बाद 5वां आता है उद्भव और उसके धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। ये कुल 7 आधार हो जाते हैं। पहले में 5 थे, अभी अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में 7 आधार हो गए। इसको याद रखना पड़ेगा। इसका याद रखने का तरीका यही है कि आप इसका अब्रीविएशन बना लीजिए। तो अब्रीविएशन में धर्म, मूल, ध, मू, जा, ली, उजनी, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, इसी क्रम में, ये क्रम भंग नहीं हुआ। अगर आपको ये अब्रीविएशन याद है तो आपको समझिए कि वो अनुच्छेद का क्रम याद है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये इन 7 आधार पर अनुच्छेद 16(2) ये बताता है कि कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भेदभाव का निषेध किया जाता है। अनुच्छेद 16(3) में थोड़ा बारीकी से चल रहा हूँ। तो BA फर्स्ट ईयर में ये अपेक्षा नहीं होती है, मुख्य प्रावधान ही किए जाने जाते हैं, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, पर सवाल लगातार पूछे जाते हैं, इससे सवाल कठिन भी होते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे स्नातक करने के बाद परास्नातक या स्नातकोत्तर नहीं करते हैं, PG नहीं करते हैं और कोचिंग वगैरह पढ़ने चले जाते हैं। वहाँ पर फिर यही सारी बातें उनको बहुत सारा पैसा लेकर के पढ़ाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आपको अभी से काफ़ी सहायता प्रदान करेंगी पढ़ने में। वो तरीका हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सफल होंगे ये आप तय करेंगे। 12, तो ये अनुच्छेद मैं एक चल रहा हूँ। अनुच्छेद सिर्फ 16 में क्या प्रावधान है बता के समाप्त किया जा सकता था, लेकिन अनुच्छेद 16(1) में यह बताया जा रहा है कि कोई भेदभाव लोक नियोजन में नहीं होगा। अनुच्छेद 16(2) ये बता रहा है कि ध, मू, जा, ली, उजनी, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन
ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी स्थिति हो सकती थी कि निवास की कोई बाध्यता लगाई जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह निवास की बाध्यता लगाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद विधायन द्वारा अनुच्छेद 16(3) के अधीन विधायन के द्वारा कानून बना करके संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 16(4) कहता है कि अगर सेवाओं में, लोक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में अगर किसी समाज के पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो शासन ऐसा राज्यों का अधिकार संविधान देता है कि वह ऐसा प्रावधान प्रतिनिधित्व को बराबर करने के लिए या पूरा करने के लिए कर सकती है। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में यह व्यवस्था देता है कि शासन ऐसा प्रावधान आरक्षण का कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) है उसके लिए। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये किस प्रावधान के तहत किया जाता है। अब अनुच्छेद 17 और 18, अनुच्छेद 17-18 छोटे अनुच्छेद हैं, इसमें सब क्लास नहीं है। अनुच्छेद 17 जो है वो कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कानून में हमेशा भाषा का महत्व होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि एबॉलिश्ड यानी कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया है, यह निषेध हो गया है। और इसी प्रकार उपाधियों का निषेध कर दिया है। बाद में विषय मामला आया। अब अनटचेबिलिटी के लिए बाद में और भी बहुत सारे कानून हैं जिनका जो इस अनुच्छेद के प्रकाश में उनका परिपालन होता है और वो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी छुआछूत इस प्रकार की बातें किसी के साथ भी समाज में नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का निषेध करता है कि किसी को कोई, जैसे ब्रिटिश काल में और उससे पहले बहुत सारी उपाधियाँ मिलती थी, लोग अपने नाम के आगे राय बहादुर वगैरह इस तरह के लगाते थे, इस तरह की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने प्रोनाउंसिएशन में कहा, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को कहते हैं न्यायिक निर्वचन, ये जो भारत रत्न और पद्मश्री इस तरह की नागरिक उपाधियाँ हैं वो इस श्रेणी में नहीं आती हैं। सेना वगैरह की उपाधि है उस श्रेणी में नहीं आती है। तो इसके अलावा हम पे उपाधियों का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के प्रावधान है। अनुच्छेद 19 की भाषा बहुत व्यापक है और लगभग वो सारी स्वतंत्रताएं इसमें आ गई हैं जो बिल ऑफ राइट्स वगैरह में, फ्रांस के डिक्लेरेशन में, बिल ऑफ राइट ब्रिटेन के डिक्लेरेशन में ये हैं। अमेरिकी संविधान में जो स्वतंत्रताएं दी गई उसमें से काफ़ी स्वतंत्रता है केवल एक ही अनुच्छेद 1 में आ जाती है। हमको 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली है अनुच्छेद 1 यानी ए, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निरायुध सम्मेलन की, इसमें शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप सभा समागम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन निरायुध है यानी कि शस्त्र के बिना सम्मेलन हम कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में विचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता और अपनी पसंद की आजीविका यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 19(2) और 3 वगैरह में राज्य को अधिकार संपन्न किया गया है कि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इस पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, ऐसा नहीं है। मैं फिर आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी में ले जाना चाहूँगा। 12वीं तक भी अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो, 12वीं में भी हमने राजनीति विज्ञान पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार सिद्धांत, स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत, स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध न हो। तो आधुनिक राज्यों में स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत ही माना जाता है कि हमारी स्वतंत्रता दूसरे की उसी प्रकार की स्वतंत्रता से बाधित है, यानी उस पर एक अंकुश है। हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। तो इसलिए राज्य को इस अधिकार संपन्न किया गया है कि अनुच्छेद 19(2), 3 वगैरह में कि अनुच्छेद 19(1) का जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं वो लोक स्वास्थ्य के अधीन है, यानी कि पब्लिक हेल्थ के कंडीशनल है। तो इस पर बहुत सारे आगे की क्लासेस में एमए और लॉ वगैरह में बहुत डिटेल में इसमें जाते हैं। अभी इतना जानना पर्याप्त है कि अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रताओं पर शासन विधि सम्मत प्रतिबंध लगा सकता है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20(1) की भाषा थोड़ी बड़ी है, लगभग 50 से ज़्यादा शब्द हैं इसके अंदर। अनुच्छेद 20(1) का जो टाइटल है वो प्रोटेक्शन देता है, हमें संरक्षण देता है किससे? अपराध सिद्धि से, यानी कि अगर कोई अपराध हुआ है, हमने कोई अपराध किया है तो उसका युक्तिकरण कैसे होगा,
तो अनुच्छेद की 20(1) यह बताता है कि आपको किसी भी अपराध के लिए दंडित तभी किया जा सकता है जब वो कानून उस समय लागू हो और उस कानून में जितना दंड तय किया गया उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता। तो इसकी भाषा थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मूल इसका विषय यह है कि किसी भी अपराध की सजा उस कानून के तहत ही दी जा सकती है जो उस समय प्रचलित है। अनुच्छेद 20(2) ये बताता है कि अनुच्छेद 20(1) जो इसके बारे में हो गया समय के बारे में, अनुच्छेद 20(2) बताता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, और अनुच्छेद 20(3) ये बताता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को स्वयं उसी के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये अपराध के बारे में अनुच्छेद 20 संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में आते हैं। अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। हमारी निजता का अधिकार, जो भी बहुत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बारे में बहुत सारे उनके आदेश है निजता के अधिकार के बारे में, तो निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन यानी कि दैहिक स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा का अधिकार हमको अनुच्छेद 21 में देता है, जिसकी प्रतिध्वनि हम थॉमस हॉब्स के लेवियाथन से सुनते आ रहे हैं। और बहुत आधुनिक काल तक विभिन्न राजनीति विज्ञानियों ने सर्वाधिक जिस अधिकार पर जोर दिया है उनमें से विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सशरीर स्वतंत्रता, इस पर बहुत ज़्यादा जोर विभिन्न राजनीतिक विज्ञानियों ने दिया है और लगभग सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में इसे स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 हमारी दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जो शिक्षा का अधिकार को कानूनी संवैधानिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट में जगह दी गई और संसद को अधिकार दिया गया जिस बारे में कानून बना करके 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाएगी, और आज उसके लिए उस राज्य ने कानून बनाया। तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अब आते हैं अनुच्छेद 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गिरफ्तारी और डिटेंशन के बारे में क्या कानूनी सीमाएं हैं राज्य की और नागरिकों के क्या अधिकार हैं जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 20(1) यह बताता है कि आपको कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कारण बताया जाएगा और अपनी पसंद का लीगल एड यानी वकील करने की सहूलियत सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2) जो है वह यह बताता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार होने के 24 घंटे के अंदर निकटस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास उनको ले जाना जरूरी है। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो एमए वगैरह में हम लोग बताते हैं, लेकिन बता दे रहा हूँ अभी कि इस 24 घंटे में यात्रा की अवधि शामिल नहीं है। यानी कि अगर आपको थाने से वहाँ मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने में की जो समय है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। एक बारीक बात है ये। 12 तो ये 24 घंटे में निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना है। 22(1) क्या है कि आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वकील की सहायता लेनी दी जाएगी, ये फंडामेंटल राइट है। 2 क्या कहता है कि 24 घंटे के अनंतर हमको यानी कि उसके अंदर ही निकटस्थ न्यायालय में पहुंचाया जाएगा। 3 ये कहता है ऐसा नहीं भी हो सकता है अगर उसको निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो। अब ये निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है? प्रिवेंटिव एक्ट। यह इस प्रकार का जो अधिनियम बनाने का अधिकार है इसी अनुच्छेद के 7 खंड में संसद को दिया गया है। ये संसद ऐसा कानून बना सकती है देश की सुरक्षा के लिए कि किसी व्यक्ति को उसको लंबे समय तक डिटेन किया जा सकता है, लेकिन ये लंबी समय सीमा भी अनुच्छेद 22(4) के अधीन 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती। 3 महीने से अधिक तभी हो सकती है जब निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गठित एक बोर्ड होगा, वह बोर्ड सर्टिफिकेशन देगा कि इनको रखा जा सकता है, और उस बोर्ड के सदस्य बनने के लिए जरूरी है कि सदस्यगण
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्षमता रखते हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो या मौजूदा हो, वो ही उस बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। और संसद कानून बनाएगी निवारक निरोध अधिनियम का, जैसे पहले टाडा पोटा वगैरह कानून था पहले, तो उस तरह के कानून में उस बोर्ड का प्रावधान रहेगा। अब बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद भी उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तय की जाएगी कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो उस स्थिति में भी ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नागरिक अधिकार को देती है कि आप बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद भी 3 महीने से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक अधिकतम सीमा होगी जो उस कानून में लिखी। तो 22/4 तक आके हमारा ये राइट अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट आता है। अब आते हैं अनुच्छेद 22-23 हो गया, और ये अनुच्छेद 23 जो है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 किसी से आप बेगारी नहीं कर सकते, बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जा सकता, और बंधुआ मजदूरी वगैरह जैसे पहले होती थी वो उसका निषेध कर दिया गया। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे कोई श्रम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23(2) ये कहता है, लेकिन राज्य को अधिकार देता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना सकता है, राज्य ऐसा कोई प्रावधान कर सकता है कि अनिवार्य श्रम की व्यवस्था की जाए, सब लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम करने से रोकता है, उनको यानी कि शोषण उनका नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 28 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25(1) ये इसकी भाषा बड़ी व्यापक है। अनुच्छेद 25 जो है वो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह अपनी अंतःकरण, अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म का पालन वो कर सके, जो धर्म उसको पसंद है अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सके। इसमें एक चीज और है जो उसमें अंग्रेजी वाले 3 शब्द हैं, मैं चाहूंगा अगर आप वही याद कर सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका हिंदी में रूपांतरण बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया रहता है। वो शब्द है 3 P है, PPP, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। ये करने का अधिकार अनुच्छेद 25(1) देता है। अंतःकरण के अनुसार हमको अपनी धर्म का पालन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, और उसका धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 25(2) ये कहता है कि इस संबंध में भी राज्य को फिर अनुच्छेद ये अधिकार देता है कि राज्य इस संबंध में नियमन कर सकता है, उसके प्रबंधन, वित्तीय परिचालन आदि के संबंध में कानून बना सकता है। अनुच्छेद 25(2) अनुच्छेद 25(2) की मैंने कहा आपको बहुत की भाषा बहुत व्यापक है। इसमें 25(2) में इसको फिर यहाँ पर वो अनुच्छेद 14 वाली समानता, 15 वाली समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों का अधिकार है अपने अंतःकरण के अनुसार, लेकिन धार्मिक संस्थाएं, तो उसमें शब्द है अनुच्छेद 2(ख) में कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं उस हिंदू वर्ग के सभी लोगों के लिए खुली रहेंगी, मतलब वहां सब लोग जा सकते हैं, वहां जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। अनुच्छेद 2 का अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, 2 स्पष्टीकरण है। एक तो ये कि सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार होगा, क्योंकि उनके धार्मिक विषय के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 की बात कर रहा हूँ मैं, और अनुच्छेद 25 में ही जो दूसरा स्पष्टीकरण है कि हिंदुओं की जब संस्थाओं की बात हो रही सबके लिए खोलने की, जहाँ हिंदू से जो निर्देश है उसमें सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। तो अगर कहीं सवाल पूछा जाता है, ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है शायद, तो उसमें अनुच्छेद 25(2) में यह प्रावधान है कि हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध इसमें शामिल है। इसके बाद अनुच्छेद जो है वो 26 आता है। अनुच्छेद 25 तो हो गया। अब हम इसको, चूंकि 18-19 मिनट हो चुका है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। एक बार फिर से आपको रिकैप कर देते हैं 1 मिनट में, क्योंकि एक मौलिक अधिकार की अवधारणा, मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं या नैसर्गिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनके बिना मनुष्य का नैतिक और भौतिक विकास संभव नहीं है। ऐसे अधिकार उनको जन्म से ही मिले होते हैं, जिसको बाद में संयुक्त राष्ट्र संधि ने भी शामिल किया। और ये थॉमस हॉब्स से लेकर के जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है इस मामले में। उसके बाद बिल ऑफ राइट ब्रिटेन का, फ्रांस का और अमेरिका का
के संविधान में 10 संशोधनों में विधायी की घोषणा। उसके बाद अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में राज्य को रोका गया कि वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य की परिभाषा में राज्य संसद, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और स्थानीय उसके नियंत्रण में आने वाले सारे प्राधिकारी। तो ये राज्य की परिभाषा। फिर 13 में विधि की परिभाषा और राज्य को मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया। 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23, 24 शोषण की रक्षा का अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 25 अभी हमने चर्चा किया। 26 से आगे हम अनुच्छेद 32 तक अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।